वेलकम स्टूडेंट्स, बी ट्रिपल ई की क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम फर्स्ट यूनिट शुरू कर चुके हैं, एप्लीकेशन एंड एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर के जो कंटेंट्स हैं, वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, और एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी, ये टॉपिक भी हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में डिफरेंस बताऊं, मैं आपको हिस्ट्री में ले चलता हूं। तो बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में डिफरेंस बताऊं, मैं आपको हिस्ट्री में ले चलता हूं। 1880 1880 में ले चलते हैं, जहां से ये डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट का कंपटीशन शुरू हुआ था। उस कंपटीशन को बोल सकते हैं वॉर ऑफ करंट्स। ये 19th सेंचुरी के लास्ट के सालों की बात है, 1880s की बता रहा हूं मैं। थॉमस एडिसन, इनका आपने नाम सुना होगा, और निकोला टेस्ला का भी नाम सुना होगा। दोनों ही ग्रेट इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में बहुत काम किए और पेटेंट भी थे इनके नाम। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी पे काम 17th सेंचुरी में शुरू हो गया था, लेकिन धीरे धीरे उसको आम आदमी के लायक, यूज करने लायक बनाने में इतने साल लग गए, जो इन साइंटिस्ट ने वो काम किया। और सबसे पहला इस्तेमाल वो लाइट का था। उससे पहले गैस के से रोशनी करते, गैस जलाकर, या ऑयल लैंप होते थे। एक इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद जो लाइट का जो प्रोविजन है वो इलेक्ट्रिसिटी से होना शुरू हुआ। तो एडिसन जो थे, एडिसन और टेस्ला दोनों एक ही साथ काम कर रहे थे, एक ही कंपनी, बल्कि निकोला टेस्ला थॉमस एडिसन के कंपनी में काम कर रहे थे, और वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे थे। वो इस तरह से काम कर रहे थे कि हम किसी शहर को रोशनी अगर दे सकें, उस चीज पे काम हो रहा था। एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन उसकी जो इन्वेंशन थी वो थी डायरेक्ट करंट पे बेस्ड। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि डायरेक्ट करंट की वोल्टेज को हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते। अगर कम ज्यादा नहीं कर सकते, उसकी वजह से उसकी जो ट्रांसमिशन था वो बहुत दूर तक नहीं कर सकते थे, तो उसकी एक लिमिटेशन थी। इधर टेस्ला ने एक तरीका निकाला जिससे अल्टरनेटिव करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता था, और अल्टरनेटिंग करंट को यूज करने का यह फायदा था कि उसको वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, और उसका ट्रांसमिशन भी इजी था। तो टेस्ला ने कहा कि इस करंट को यूज करके हम अपने जो है इन्वेंशंस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एडिसन, क्योंकि एक तरह से उसका सीनियर थे, मालिक थे, वो सोचते थे कि मेरी इन्वेंशन जो है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डायरेक्ट करंट बैटरी से लेना वो थॉमस एडिसन का ही काम था। तो उसने जो है टेस्ला की जो इन्वेंशन थी, टेस्ला का जो सॉल्यूशन था, उसको नहीं माना, और निकोला टेस्ला ने वो कंपनी छोड़ दी और अपने लेवल पे ही काम करना शुरू कर दिया अल्टरनेटिंग करंट के बेस पर, और उसको सपोर्ट किया बाहर कुछ और कंपनी ने। तो उस कंपनी की तरफ से अल्टरनेटिंग करंट को अभी प्रचार होने लगा, लेकिन और उससे परेशान होकर, उससे मतलब समझ लो कि एक तरह से राइवलरी हो गई कि वो डायरेक्ट करंट पे काम करें एडिसन, वो उस हिसाब से अपने जो है इन्वेंशंस को लॉन्च करना चाह रहे, वो अपने अल्टरनेटिंग करंट के बेस पे सेम चीजें करना चाह रहे थे निकोला टेस्ला।
ठीक है। तो इस तरह से उनकी वार शुरू हुई। तो सरकार की तरफ से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता किसी शहर को रोशनी प्रोवाइड करने का, लाइट प्रोवाइड कराने का, तो अल्टरनेटिंग करंट एक अच्छे ऑप्शन माना जा रहा था। लेकिन थॉमस एडिसन चाहता था कि अल्टरनेटिंग करंट को बदनाम कर दिया जाए, ताकि उसकी जो पेटेंट जिसने करा रखे थे उसने, जो कि डीसी बेस्ड थे, वो उसके बेकार ना हो जाए, उनकी रॉयल्टी ना खत्म हो जाए। तो उसने उसके बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। और उस टाइम पर उसको बदनाम करने के लिए, अल्टरनेटिंग करंट को बदनाम करने के लिए बताना शुरू किया कि ये डायरेक्ट करंट से ज़्यादा खतरनाक है। अगर आम इंसान इसको अपने घरों में इस्तेमाल करेंगे तो उससे जान जा सकती है, उससे नुकसान हो सकता है। और उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने कई बार सड़क पर, चौराहों पर जानवरों को करंट लगाकर भी अल्टरनेटिंग करंट से उनको शॉक दिया और उनको मारा, ताकि लोग डर जाएं और अल्टरनेटिंग करंट से बेस्ड जो लाइट है वो यूज़ ना करें। तो यहाँ तक इनकी वार चली। और ऐसा भी बताया जाता है कि थॉमस एडिसन ने टेस्ला की लेबोरेटरी तो अब ये सवाल उठता है कि वो जंग जीती किसने, हु वन द वार ऑफ करंट्स। तो इसके लिए जो टर्निंग पॉइंट आया वो आया शिकागो वर्ल्ड्स फेयर 1893 में। एक मेला लगा था शिकागो में। उस समय पर ये करंट वार वो पीक पर थी 1893 में। तो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, जो कि एडिसन की कंपनी थी, उसने बोली लगाई उस मेले में लाइट प्रोवाइड करने के लिए। तो उस मेले में जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी वो हमारी कंपनी देगी, इसके लिए बोली लगाई। उन्होंने बुलाया था भी, कोई अपनी बोली लगाओ कि हमारे मेले में लाइट कौन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन वो बोली वो हार गए। किससे हार गए? वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी। ये वो कंपनी थी जो कि टेस्ला की अल्टरनेटिंग करंट वाली पॉलिसी पे काम कर रही थी, यानी कि उसके ऊपर जो काम कर रही थी, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी डायरेक्ट करंट पे बेस्ड अपना प्लांट लगा रहे थे, और वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी टेस्ला के अल्टरनेटिंग करंट बेस्ड जो उनका प्लांट था। इन दोनों ने बोली लगाई, तो जीता कौन? वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी। वेस्टिंग हाउस भी एक साइंटिस्ट थे, काफ़ी उनके भी पेटेंट है। उन्होंने निकोला टेस्ला को अपने पास रखा, उस कंपनी में जगह दी और उसके इन्वेंशंस पे अपना काम किया, और उन्होंने भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर के तौर पे काम करना शुरू किया। तो दोनों ने बोली लगाई, तो जीता वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी। उन्होंने सेम फैसिलिटी देने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से बहुत कम कीमत मांगी शिकागो वर्ल्ड्स फेयर के ऑर्गेनाइजर्स से। ये समझ लो कि उन्होंने, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने 5.5 लाख रुपए की बोली लगाई, तो इन्होंने 4 लाख की बोली लगाई लगभग। तो इतना फर्क था। तो जो कॉन्ट्रैक्ट मिला वो वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी को मिला वहाँ पर। तो एक बहुत बड़ी हार थी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की। इससे पहले जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी न्यूयॉर्क में अपना एक कॉन्ट्रैक्ट ले चुके थे, लेकिन यहाँ पर वो पीछे रह गए। उसके बाद वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी को एक और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला नियाग्रा पावर कॉर्पोरेशन का, नियाग्रा फॉल्स पर पावर जनरेट करने का। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट जो है वो, क्योंकि सस्ती पड़ रही थी उससे बिजली, उससे का खर्चा कम था, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते गए। तो ये देखते हुए जो थॉमस एडिसन थे, उन्होंने भी अल्टरनेटिंग करंट को आखिर अपना ही लिया और इसी पे बेस्ड अपने काम उन्होंने आगे किए। तो मेन काम दोनों कंपनी का था, किसी शहर को बिजली सप्लाई करना। पावर प्लांट लगाते थे, बिजली सप्लाई करते थे ताकि रोशनी हो सके, शुरुआत में रोशनी के लिए। तो उसके कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अल्टरनेटिंग करंट ज़्यादा सस्ता पड़ता था। तो इस तरह से उस समय अल्टरनेटिंग करंट की
जीत हुई। तो बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने असली मुद्दे पर, जो कि है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। एसी और डीसी को कंपेयर करने के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो उसकी हम डेफिनेशन ले लेते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज दैट चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली। एक्चुअली तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो उसकी हम डेफिनेशन ले लेते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज दैट चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली। एक्चुअली करंट फ्लो क्या है? वो फ्लो ऑफ चार्ज ही है। करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। अगर वो चार्ज डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं समय के साथ तो वो अल्टरनेटिंग करंट है। अगर चार्ज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट करंट। अब दूसरा पैरामीटर है सोर्स ऑफ करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हम प्रोड्यूस करते हैं अल्टरनेटर से। ठीक है, जनरेटर होता है या अल्टरनेटर जिसको बोलते हैं, उससे हम अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं। जबकि डायरेक्ट करंट जो हमें मिलता है वो मिलता है बैटरीज से या सेल से। तीसरा पॉइंट है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसके जो जनरेशन है वो वेव फॉर्म डिफरेंट हो सकती है। वो साइन वेव भी हो सकता है, स्क्वेयर या ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन प्रेफर हम साइन वेव करते हैं। वेव का मतलब है कि वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू तक गया और मिनिमम तक आया, फिर वो नेगेटिव में गया, तो वो वेव फॉर्म बन जाती है। तो अल्टरनेटिंग करंट की ये डिफरेंट वेव फॉर्म हो सकती है और साइन वेव को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जबकि डायरेक्ट करंट में तो वो एक ही डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है या करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें वेव जो है वो प्योर होती है। तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी या पल्सेटिंग लाइन मिलेगी। जो अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज। वो डिपेंड करता है किस कंट्री में यूज हो रहा है। तो अलग अलग कंट्री जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जो है करंट सप्लाई देते हैं कंज्यूमर्स को। तो इंडिया में 50 हर्ट्ज पे है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो जो वेव फॉर्म हम बता रहे थे उसमें एक साइकिल कंप्लीट होती है, जीरो से शुरू होकर मैक्सिमम वैल्यू, फिर जीरो और वो माइनस में मैक्सिमम वैल्यू तक गए, फिर वापस जीरो पे आ गए, तो वो एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अपने इंडिया में वो 50 हर्ट्ज है, यानी कि 50 नंबर ऑफ साइकिल्स आर कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज है। जबकि डायरेक्ट करंट में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, वो साइकिल बनी नहीं रही, तो वहां पर वो फ्रीक्वेंसी जीरो है डायरेक्ट करंट की। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और डायरेक्ट करंट की जीरो। अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करना और ट्रांसमिट करना आसान भी है और सस्ता भी है। वो किस लिए? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट को हम स्टेप डाउन या स्टेप अप कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अल्टरनेटिंग करंट की हम वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और चाहे तो उसको घटा भी सकते हैं। अब जब सप्लाई ट्रांसमिशन करते हैं तो उसकी वोल्टेज को हम बढ़ाकर सप्लाई करते हैं। उससे क्या है कि लाइन में करंट कम होगा तो लॉसेस कम होंगे, एनर्जी लॉसेस कम होंगे। वोल्टेज बढ़ाने का मतलब उसमें करंट कम कर देना, जबकि डायरेक्ट करंट में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें हम ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते। अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज होता है, लेकिन डायरेक्ट करंट में वो ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। ये भी अगले चैप्टर्स में आपको पता लग जाएगा क्यों नहीं करेगा। ठीक है, तो
हाई वोल्टेज हाई करंट के साथ अगर हम उसको सप्लाई करते हैं तो उसमें लाइन में लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉब्लम थी डायरेक्ट करंट की। अल्टरनेटिंग करंट के केस में जो पावर फैक्टर है वो 0 से 1 के बीच में हो सकता है, जबकि डायरेक्ट करंट के केस में वो हमेशा ही 1 रहेगा। अगला जो डिफरेंस है वो है अल्टरनेटिंग करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते, यानी कि उसके जनरेशन के साथ साथ उसको यूज भी करना होता है, जबकि डायरेक्ट करंट को हम बैटरीज में स्टोर कर सकते हैं। तो आपने घर में भी देखा होगा कि हमारी जो सप्लाई है वो अल्टरनेटिंग करंट की है और हम इन्वर्टर लगाते हैं, तो इन्वर्टर काम करता है बैटरी के साथ। वो बैटरी किस लिए रखी, क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट आया है उसको हमने स्टोर करना है, तो डायरेक्ट तो स्टोर होगा नहीं, तो पहले उसको इन्वर्टर में उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो बैटरी में स्टोर होगा। और जब हमें सप्लाई लेनी है फिर वो अल्टरनेटिंग करंट में उसको वापस कन्वर्ट कर देता है हमारा इन्वर्टर। ठीक है, तो एक ये फ़र्क भी है। अब एग्जांपल्स की बात करें, इनकी एप्लीकेशंस की बात करें, तो अल्टरनेटिंग करंट जो यूज़ होता है वो घरों में, ऑफिसेज में, ठीक है, और जैसे कि बिजली की मोटर चलती है, रेफ्रिजरेटर भी एसी पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस है वगैरह वगैरह, बहुत सारे अप्लायंसेस जो हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट पर ही काम करते हैं। और डीसी पे जो काम करने वाले हैं वो मोस्टली हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है, वो सब उनको डीसी की ज़रूरत है। और भी डिफरेंस बताने के लिए हमारे पास ये दो फिगर्स भी हैं। जैसे एसी सोर्स को हम शो करते हैं इस साइन से, इसको आप ध्यान रखना, आगे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वेव फॉर्म दिखा दिया और ये सोर्स हो गया एसी का। डीसी सोर्स जहाँ पे दिखाना होता है हमें प्लस और माइनस दिखाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्शन एक पॉजिटिव रहेगा हमेशा और एक वो नेगेटिव रहेगा। तो ये सिंबल हैं दोनों सोर्स को दिखाने के। और वेव फॉर्म्स में भी डिफरेंस दिखा सकते हो आप किसी में। तो ये जो वेव फॉर्म है वो है अल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो इसका मैक्सिमम जाता है 0 से, फिर वापस 0, फिर माइनस में मैक्सिमम, फिर 0। तो एक साइकिल इस तरह से कंप्लीट हो जाती है इसकी। और डायरेक्ट करंट में अगर आप देखेंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड शुरू में था, ठीक है ना, टाइम की लाइन पे, तो वही कांस्टेंट ही इसका मैग्नीट्यूड रहता है। तो ये दोनों को रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकली। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने आज जो किया है वो किया है अल्टरनेटिंग करंट वर्सेस डायरेक्ट करंट, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।